क्या भारतीयों के पास अगर ज्यादा पैसे आ जाएं तो वो विदेश में जाकर बस जाने की सोचते हैं? ये सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि हेनले प्राइवेट वेल्थ माइग्रेशन रिपोर्ट आई है। ये कहती है कि इस साल भी भारत से बड़ी संख्या में अमीर लोग देश छोड़कर जाने वाले हैं। हेनले प्राइवेट वेल्थ माइग्रेशन रिपोर्ट 2023 के मुताबिक इस साल 6,500 HNIs यानी कि हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स जो हैं वो देश छोड़कर जा सकते हैं। पिछले साल 2022 में हालांकि थोड़ा ज्यादा तादाद थी, इस बार थोड़े कम है, लेकिन पिछले साल 7,500 अमीर लोग देश छोड़कर विदेशों में जा बसे थे। देश छोड़ने वाले अमीरों के मामले में चीन हालांकि पहले पायदान पर है। इस रिपोर्ट के मुताबिक साल 2023 में चीन से 13,500 अमीर लोग देश छोड़कर जा सकते हैं। इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर यानी कि भारत के बाद यूके है, ब्रिटेन। यहां से 3,200 जो HNIs हैं देश छोड़कर जा सकते हैं, जबकि तीसरे नंबर पर रूस का नाम शामिल है। यहां से 3,000 अमीर देश अपने छोड़कर जा सकते हैं। साल 2022 में रूस में से 8,500 जो अमीर थे वो देश छोड़कर गए थे। HNIs यानी कि हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, और इनको मिलीनियर भी आप कह सकते हैं। और अगर टेक्निकल टर्म्स में देखा जाए तो जिनके पास $10 लाख या इससे ज्यादा की इन्वेस्टेबल वेल्थ होती है उन्हें HNIs में गिना जाता है। अगर रुपए में आपको समझना है तो समझिए कि जिनके पास 8 करोड़ से ज्यादा की निवेश क्षमता वाला अगर क्षमता है तो उसको मिलियनेयर हम कहेंगे। अब निवेश क्षमता क्या है, इन्वेस्टेबल वेल्थ क्या है, ये भी समझ लीजिए। इन्वेस्टेबल वेल्थ का मतलब हो गया वो वेल्थ जिसमें आपकी प्रॉपर्टी, कैश और शेयरों में निवेश शामिल है, लेकिन आपने कोई कर्ज लिया है, कोई लायबिलिटी है तो वो उसमें शामिल नहीं होगी। यानी कि आप ये समझ सकते हैं कि लायबिलिटी को हटाकर जिसके पास 8 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा की निवेश करने की क्षमता है वो कहलाएगा मिलियनेयर। ये तो हुई बात कि कौन मिलियनेयर है। अब जरा और वापस रिपोर्ट पे आइए। देखिए, रिपोर्ट जारी करने वाला हेनले दुनिया भर में वेल्थ और इन्वेस्टमेंट माइग्रेशन पर नजर रखता है। अब सवाल ये होता है कि इतनी बड़ी संख्या में अमीर लोग अपना देश छोड़कर क्यों जा रहे हैं, तो ये समझ लीजिए। दरअसल कहा यह जाता है, मोटा मोटी जो अनुमान है वो ये है कि इसके पीछे है टैक्स की जटिलताएं। भारत में टैक्स के कानून और इससे जुड़े नियम बेहद सख्त हैं, और यही कारण है कि भारत में रहने वाले मिलियनेयर्स को टैक्स से जुड़ी बड़े जटिल नियम पसंद नहीं आते, और इसके चलते हर साल अमीर लोग बड़ी संख्या में अपना देश छोड़कर दूसरे देशों में बस जाते हैं। यही नहीं, जो परंपरागत जो कारण रहे हैं देश छोड़ने के, उसमें पर्सनल फ्रीडम यानी कि व्यक्तिगत आजादी, बच्चों के लिए बेहतर फ्यूचर, बेहतर जीवन जीने की आकांक्षा भी वजह है। इसके अलावा ज्यादा मौकों की तलाश के लिए भी पलायन होता है। साथ ही एक सोच ये भी है कि दुनिया तो ग्लोबल विलेज है, कभी भी जहाज में बैठे और अपने पैतृक घर लौट आए। तो ये भी जो सोच होती है ये भी अमीरों को दूसरे देशों में जा बसने के लिए प्रेरित करती है। वैसे ऐसा नहीं है कि सिर्फ अमीर ही यानी कि मिलियनियर्स ही भारत छोड़ रहे हों। लोकसभा में पूछे गए सवाल के जवाब में खुद सरकार ने माना कि 2021 में 1,63,000 लोगों ने भारतीय नागरिकता छोड़ दी, सरेंडर कर दी, और 2018 से 2021 यानी कि 3 सालों के बीच में लगभग 3,90,000 लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ी। तो यानी कि सिर्फ मिलियनेयर्स का जो आंकड़ा दिख रहा होगा आपको 6,500, 7,500, ये कम है। एक्चुअल में जो नागरिकता छोड़ रहे हैं दूसरे देशों के लिए उनकी तादाद बड़ी है। दुनिया भर के ज्यादातर अमीरों को ऑस्ट्रेलिया और खासतौर से भारत के जो अमीर हैं उनको ऑस्ट्रेलिया, दुबई, सिंगापुर जैसी जगहें सबसे ज्यादा पसंद आ रही हैं। अमीर उस देश में जाना पसंद करते हैं जहां गोल्डन वीजा प्रोग्राम हो, टैक्स से जुड़े हुए लचीले नियम हो, मजबूत बिजनेस इकोसिस्टम हो और सुरक्षित और शांतिपूर्ण वातावरण जैसी सुविधाएं उनको मिले, जैसा इकोसिस्टम मिले। हालांकि करोड़पतियों के देश छोड़ने पर विशेषज्ञों का यह मानना है, खासतौर से भारत में, कि इसमें कोई चिंता की बहुत ज्यादा बात है नहीं। ये जो रिपोर्ट है ये कहती है कि 2031 तक भारत में करोड़पतियों की यानी कि मिलियनियर्स की जो आबादी है वो आज से 80% तक बढ़ जाएगी। तो यानी कि 2030 तक, 31 तक हमारे पास आज जितने मिलियनियर्स हैं उनसे 80% ज्यादा मिलियनियर्स होंगे। इस दौरान भारत दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते हुए वेल्थ मार्केट्स में से एक होगा, और यही नहीं, देश में फाइनेंशियल सर्विसेज, टेक्नोलॉजी और फार्मा सेक्टर में सबसे ज्यादा मिलियनियर्स निकलेंगे। दूसरी तरफ टैक्स नियमों में जटिलता को लेकर ये जो परेशानियां हैं, इसकी वजह से
शायद और ज्यादा मिलियनेयर्स भारत छोड़ें भी। और यही वजह है कि जब से ये रिपोर्ट सामने आई है तब से जो सोशल मीडिया पर भी एक बहस चल रही है। वित्त मंत्रालय को लोग पूछ रहे हैं कि भाई क्या कर रहे हैं, अमीर क्यों छोड़े जा रहे हैं। कुछ लोग अमीरों को निशाने पर साध रहे हैं कि जब जरूरत थी तो देश से कमाया, अब बाहर चले गए जब कमाया तो। इस तरह की बातें हो रही है। कुछ लोग वित्त मंत्रालय को घेर रहे हैं कि साहब आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। कई दिग्गज लोग ये भी कह रहे हैं, जिसमें बड़ा नाम है इन्फोसिस के पूर्व बोर्ड मेंबर और जाने माने आर्थिक मामलों के जानकार टीवी मोहनदास पाई। इन्होंने ट्वीट करके लिखा कि वित्त मंत्रालय ने एचएनआईज का जीना मुश्किल कर दिया है। उन्होंने कहा कि टैक्स के नियमों को सरल किया जाना चाहिए, वरना एचएनआईज ऐसे नहीं टिकेंगे। तो अलग अलग नजरिए हैं भारत से जो अमीर छोड़कर जा रहे हैं, और बड़ा संवेदनशील विषय भी रहा है ये भारत में। देश छोड़कर जाना, अपनी मिट्टी छोड़कर जाना। भारत के भीतर भी पलायन पर एक बहुत बड़ी बहस चल रही है, और अब देश से बाहर ठीक है नौकरी वगैरह के लिए कोई जा रहा है तो लोग फिर भी एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन अगर कोई देश छोड़कर दूसरे देश में बच जाए तो बहुत सारे लोग इसे एक इमोशनल मैटर भी मानते हैं। बहरहाल थोड़ा सा बिगर पर्सपेक्टिव में बात करते हैं। क्या वाकई में टैक्स से जुड़ी जटिलताएं हैं भारत में? टैक्स नियम इतने खतरनाक हैं कि लोग यहां पर रहना पसंद नहीं कर रहे। अपॉर्चुनिटीज तो हम देख रहे हैं कि बहुत शानदार है, उसके बावजूद फ्यूचर विदेशों में ही क्यों नजर आ रहा है? तो थोड़ा सा इसको बिगर पर्सपेक्टिव में समझने के लिए मेरे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। अनुराग सिंह मैनेजिंग पार्टनर हैं एंसिल कैपिटल के। अनुराग जी गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आपने जब ये रिपोर्ट पढ़ी और ये नंबर पढ़ा 6,500 का, जैसे हम कह रहे हैं कि पिछले साल से तो थोड़ा सा कम ही है, बट ये हर साल नंबर आ रहा है, आपकी नजर में पहला रिएक्शन क्या था? ये स्वाभाविक आपको लगा या कुछ ट्रेंड आपको लग रहा है कि शायद जिसको टैक्स रिजीम से जोड़कर देखा जा रहा है, कुछ अपॉर्चुनिटीज से जोड़कर इसे देख रहे हैं? आपके लिए ये नंबर्स क्या एक्सपेक्टेड लाइंस पर है, स्वाभाविक है, या कुछ अनयूजुअल है इसमें? दीपक, आपको और जो सुन रहे हैं हमें उनको नमस्कार। देखिए दीपक, हम न्यूज को ना दोनों नजरिए से देख सकते हैं, और मैं दोनों नजरिए पेश करूंगा और साफ साफ बात करेंगे। लेकिन मुझे ये कोई अलार्मिंग नहीं लगता, और ये कोई चिंता की बात भी नहीं है। बेसिकली आई थिंक हम इसमें से न्यूज बना सकते हैं, बट अगर क्विकली मैं आपको नंबर्स का कॉन्टेक्स्ट दूं, देखिए आपने भी अच्छा डेटा दिया। एक छोटा करेक्शन करूंगा दीपक, जिस घर में आप रहते हैं वो इन्वेस्टेबल एसेट नहीं होता है। तो वो 1 मिलियन की जो वेल्थ है वो उसमें आप जिस घर में अगर रह रहे हैं, चाहे वो 10 करोड़ का भी हो, लेकिन वो उसमें काउंट नहीं होता। हाँ, लेकिन सेकंड होम शायद उसमें आएगा। ऑफ कोर्स वो 100%, बट जिसमें रह रहे हैं सिर्फ वो, तो दैट्स द ओनली करेक्शन। बट कमिंग टू बिगर नंबर, इंडिया में करीब एंड ये नंबर जो है दीपक, ये इंडिया में अबाउट 800,000 मतलब 8 लाख करीब ऐसे लोग हैं जिनके पास 1 मिलियन से ऊपर इन्वेस्टेबल एसेट्स हैं। वो उनको एचएनआईज कहते हैं ग्लोबल स्केल पे। अब 8 लाख में से पिछले साल आपने बताया 7,500 गए, इस साल 6,000 6,500 जाएंगे। दीपक, अगर इस रेट से भी चलें तो 10 साल में सिर्फ 10% कम हो पाएगा नंबर, बल्कि 10 साल में ये नंबर बढ़ भी रहा है। पीपल आर सेइंग 10 साल में तो ये नंबर डबल हो जाएगा, तो 8 लाख से 16 लाख हो जाएंगे नंबर्स। तो एनी ग्रोइंग इकोनॉमी शुड एक्सपेक्ट कि कुछ लोग तो बाहर जाएंगे ना, फॉर वेरियस रीजंस। अब देखिए हम लोग मार्केट्स में इन्वेस्ट करते हैं, 40% ऑफ इंडियाज मार्केट कैप दीपक कम्स फ्रॉम टेक्नोलॉजी कंपनीज एंड फार्मा कंपनीज कंबाइंड, राइट? इट इज एक्सपोर्ट लेड, राइट? अब अगर उनके सीनियर मैनेजमेंट हु हैव टू बी क्लोजर टू द क्लाइंट्स, अब अगर वो आते हैं यूएस एंड यूरोप, तो वो नंबर इस 6,500 में काउंट होता है। बट हमें ये समझना होगा कि वो बहुत सारा वेल्थ और जॉब्स इंडिया में भी क्रिएट कर रहे हैं। हाँ। वो कुछ सीएक्सओज 15, 20, 25 सीएक्सओज अगर यूएस में बैठे हैं, तो इंडिया में वो हजारों की तादाद में, लाखों में जॉब्स क्रिएट कर रहे हैं और होल्ड कर रहे हैं, और नए जॉब्स आ रहे हैं, राइट? और वेल्थ इंडिया में भी क्रिएट हो रही है इंडियन स्टॉक मार्केट से। आई थिंक वी टू सी इट इन दिस कॉन्टेक्स्ट दैट ऐसा नहीं हो सकता कि हम फॉरेन कंट्री से कैपिटल लें लेकिन हमारा कोई भी इंसान वहां पे नहीं जाए। तो ये एक बिजनेस फॉर प्रोफेशनल्स। सेकेंड दीपक, जाहिर है बहुत लोग जब इकोनॉमी में इतना कंपोनेंट आ गया है एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ का, सर्विसेज का, तो वहां पे जो फैमिलीज हैं उनके किड्स भी कुछ बाहर की तरफ रख सकते हैं कि देखिए हमें एजुकेशन बाहर करनी है या रहना है। कई बार पेरेंट्स यहीं पर हैं लेकिन बच्चे वहां पर है। सो ये सब इश्यूज हैं दीपक, बट दिस इज नॉट अ अलार्म, राइट? आई एम सेइंग ये बहुत छोटा नंबर है इन अ कॉन्टेक्स्ट कंपेयर टू जितने न्यू मिलियनर्स इंडिया क्रिएट कर रहा है। तो नेट में इंडिया पॉजिटिव ही होगा,
इट विल नॉट बी कि ये कम होने शुरू हो गए और ये नंबर श्रिंक हो रहा है, नंबर श्रिंक नहीं होगा। तो फर्स्ट दीपक, लेट्स जस्ट बी वेरी क्लियर, वी कैन मेक एनीथिंग आउट, और हर इकोनॉमी में होता है। बिल्कुल, मैं थोड़ा सा इसको यहाँ पर ब्रिटेन के कॉन्टेक्स्ट में भी लाना चाहूंगा। अब ब्रिटेन है, 7 करोड़ की वहां पर आबादी है, 3,200 लोग जा रहे हैं। हमारे यहाँ 140 करोड़ की आबादी है, 6,500 जा रहे हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि उस कॉन्टेक्स्ट में ज्यादा अलार्मिंग शायद ब्रिटेन के लिए ये होना चाहिए। रूस में तो टैक्स भी कम है, शायद 13% के आसपास वहां पर फ्लैट है, उसके बावजूद वहां से अमीर जा रहे हैं। तो उस कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें नंबर्स के, तो ऐसा लगता है कि ये बहुत ज्यादा अलार्मिंग नहीं है। लेकिन मेरा एक सवाल जो लोग पूछते हैं बार बार अनुराग, वो ये है कि अक्सर इंक्रीजिंग आउटफ्लो खासतौर से मिलेनियर्स का, उसको ड्रॉप इन कॉन्फिडेंस इन कंट्री के रूप में भी देखा जाता है, चाहे वो कितना ही कम क्यों ना हो। क्या आप इससे सहमत हैं कि कॉन्फिडेंस की बात है इसमें, या वाकई में अपॉर्चुनिटी बच्चों के लिए फ्यूचर देखना है, या ग्लोबल विलेज का सपना है? ज्यादा फैक्टर कौन सा है जो सोच को प्रभावित करता है बाहर जाने की? ओके, सो दीपक, ये मैं इसको लैक ऑफ कॉन्फिडेंस कम कहूंगा। देखिए, एवरीबडी इज कंफर्टेबल, जो जहां पर काम करते हैं वो कंफर्टेबल हैं। अब मैं यूएस में हूं, ऐसे बहुत सारे इंडियंस हैं जो ये सोच के आते हैं, देखिए हम जाएंगे, कुछ एक्सपोजर लेंगे, कुछ साल में भी ज्यादा पैसे कमाएंगे, फिर इंडिया में आके रहेंगे। लेकिन वंस दे आर हियर, वो फिर फैमिली के रेस्ट्रिक्शंस में बंध जाते हैं, यहां पर लाइबिलिटीज आ जाती हैं, दूसरी चीजें हो जाती हैं, तो फिर इनर्शिया आ जाता है, और कोई भी रेडिकल चेंज लेना मिड करियर आसान नहीं होता। तो जो वहां है वो वहीं रहता है, और जो यहाँ है वो यहाँ रह जाता है। एक और पक्ष है दीपक इसमें जो ऐड करूंगा, हालांकि यहां पर आपका पॉइंट एड्रेस होता है। यूएस में 4 मिलियन ओसीआई कार्ड होल्डर्स हैं, विच इज सिटीजन, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, राइट? ये दीपक एक फोर्स चॉइस है। मेरे सामने भी ये चॉइस दीपक अगले साल खड़ी हो जाएगी। अच्छा। मैं अपना अमेरिका का पासपोर्ट लूं और इंडिया का पासपोर्ट मुझे छोड़ना पड़ेगा, बिकॉज इंडिया डुअल सिटीजनशिप अलाउ नहीं करता है। नहीं करता है। अब अगर हमें, मैं इंडिया का पासपोर्ट नहीं छोड़ना चाहता हूं, बट आई कांट स्टे इन अमेरिका बिकॉज मेरा काम यहां पर है, अगर मैं उनका पासपोर्ट नहीं लेता हूं तो मेरे सामने वो फोर्स चॉइस है। कुछ कंट्रीज डुअल सिटीजनशिप अलाउ करती हैं, तो लोग दोनों पासपोर्ट रख सकते हैं। तो हमें इस लेंस में देखना पड़ेगा कि ये जो 4 मिलियन लोग, जिसको हम कहें कि 40 लाख लोग यूएस में हैं जो ओसीआई कार्ड होल्ड करते हैं, ये सब इंडियन पासपोर्ट रिलिंक्विश नहीं करते। ये जो आपने उद्धृत किया उदाहरण, ये जवाब है उसका जब लोकसभा में सरकार ने डेटा दिया था और उस पर काफी बहस हुई, जिसका मैंने उदाहरण भी दिया कि 1.63 लाख इंडियंस गेव अप देयर सिटीजनशिप इन 2021, और इसमें से बिल्कुल सही कहा आपने, यूएस में सबसे ज्यादा सेटल हुए। और अगर आप 2018 से 2020-21 का देखेंगे तो 3.9 लाख इंडियंस ने पूरे 3 साल में ये दिया। तो ये एक फोर्स चॉइस भी होती है। लेकिन दीपक, हाँ, ये मैं सिर्फ लोगों के समझ के लिए कहना चाहता हूं, ये यूएस अलाउ करता है, यूके भी अलाउ करता है, आप 2 पासपोर्ट्स रखें। यूके आई हैव टू डबल चेक, बट मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज अलाउज कि आप डबल सिटीजनशिप रखें। ये इंडिया का रिस्ट्रिक्शन है, तो हमें छोड़ना पड़ता है। यू नो, एंड वेरी फ्यू पीपल आर एबल टू कैरी। ये गोवा में भी है। ये बिल्कुल यहाँ पे अच्छा किया आपने। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, जब मैं गोवा में वहाँ के विधानसभा चुनाव आज से बहुत साल पहले कवर करने गया था, तो मैं वहाँ के लोकल जब जो इलेक्शन कमीशन है वहाँ पहुंचा, तो उन्होंने मुझे बताया कि सिटीजनशिप सरेंडर हुई है। वहां पर जो वोटर्स हैं उनकी तादाद घट गई है। मेरे लिए बड़ा चौंकाने वाला था कि हिंदुस्तान में ऐसा एक राज्य है जहां पर वोटर्स की तादाद घट रही है। तो वहां पर फिर मुझे पता चला कि क्योंकि वहां के लोग पुर्तगाल जाना चाहते हैं काम के लिए, और उनको छोड़ना पड़ता है, इंडियन सिटीजनशिप सरेंडर करनी पड़ती है, क्योंकि इंडिया अलाउ नहीं करता है ड्यूअल सिटीजनशिप। तो ये एक मजबूरी है, ये बहुत बड़ी मजबूरी है। लेकिन अनुराग, मेरा एक बहुत बड़ा सवाल अभी भी बच रहा है। ये ब्रेन ड्रेन का इश्यू है, चाहे वो एक मजबूरी तो है, लेकिन इंडिया के पर्सपेक्टिव से जब हम ग्रो कर रहे हैं इतनी रफ्तार से, शानदार रिपोर्ट्स आ रही हैं कि हम कहां खड़े होंगे। हम $13-14 से हमारा जो पर कैपिटा इनकम है वो $2,500 के आसपास आ गया, 3.5 तक चला जाएगा बहुत जल्दी। जे शेप रिकवरी आ जाएगी अचानक से लोगों की हर चीज में, यानी कि यहां पर सब कुछ है, फ्यूचर है। उसके बावजूद ये ब्रेन ड्रेन, और अब थोड़ा ही नंबर दिख रहा है, लेकिन ये वेल्थ ड्रेन, जॉब क्रिएटर्स का ड्रेन, ये कहीं आगे चलकर मुश्किल तो नहीं करेगा? तो दीपक, बहुत अच्छा सवाल है। एक यंग जो स्टूडेंट्स एंड अदर अर्ली प्रोफेशनल्स आ रहे हैं,
उनका सिनेरियो अलग है, बट एक छोटा सा पॉइंट टच करता हूं। देखिए, ये मैंने पॉजिटिव लेंस में रखी बात, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि एनआरआईज के लिए लाइफ आसान है। हर स्टेज पे रेस्ट्रिक्शंस हैं। इंडिया में 1.5% पॉपुलेशन है जो रियली टैक्स पे करती है। बाकी सब आईटीआर 8 करोड़ फाइल हो गए, आईटीआर में टैक्स पे करने जरूरी नहीं है। एक्चुअल टैक्स पेयर्स बहुत कम है दीपक, ये सस्टेनेबल नहीं है। तो आई थिंक बहुत सारे लोग जो कहते हैं कि, और बिकॉज हेल्थ केयर एजुकेशन में कुछ रिटर्न में नहीं मिलता है, तो ये एक रियल इशू है। एंड दैट्स वाई आप देख रहे हैं कि हमारा इनडायरेक्ट टैक्सेशन, चाहे वो पेट्रोल डीजल पर हो या दूसरी जगह हो या जीएसटी हो या सर्विस टैक्स हो, वो बढ़ता रहेगा और वो बढ़ेगा। बिकॉज एक पॉइंट पे सैलरीड क्लास रियली तंग आ चुकी है कि हम ही पर सारा टैक्स का बोझ आता है, और इट्स रियली नॉट सस्टेनेबल फॉर एनी कंट्री। अब आते हैं दीपक आपकी बात पे, तो इसको हम आई वुड ऑल्सो लाइक टू से कि ये फ्री रन नहीं है गवर्नमेंट पे कि देखिए जितना मर्जी टैक्स डालिए। इट इज रियली गेटिंग टू द ब्रिंक। अब आते हैं आपके यंग वालों पे दीपक, वो एक रियल चैलेंज है। दिस इज नॉट अ चैलेंज बिकॉज यहां पर तो देखिए जो मिलियनर्स हैं वो तो फिर अपना स्टैब्लिश कर चुके हैं करियर। अगर वो यूएस से लिंक्ड है तो यहां रहेंगे, इंडिया से लिंक्ड है तो इंडिया में रहेंगे। यंग वंस का एक रियल थ्रेट है दीपक, विच इज दैट मुझे सेंस आ रही है कि जो अफोर्ड कर पा रहा है वो एक बार चांस जरूर लेना चाहता है। पार्टली दीपक ये जस्टिफाइड है बिकॉज हमने जो वेल्थ क्रिएशन वाले न्यू जॉब्स क्रिएट, अगेन इट गोज बैक टू 40% ऑफ मार्केट कैप अगर टेक्नोलॉजी फार्मा से आ रहा है, और इस इंडस्ट्रीज में जो लोग भी काम करते हैं वो देश से भी प्रेम करते हैं, लेकिन वो वेस्ट को हेट नहीं करते हैं। उनको कोई नफरत नहीं है वेस्ट से, रादर दे एस्पायर देयर लाइफस्टाइल। वो लीवाइस जीन्स पहनते हैं, वो कोक कंज्यूम करते हैं, वो यूट्यूब में जाते हैं। They are inspired by these companies, Apple, Meta, Google. So I think we have to agree कि उनके रोल मॉडल्स यूएस में भी शिफ्ट हो गए हैं, यूरोप में भी शिफ्ट हो गए हैं। That's why people want to leave. And that's something which I think maybe वहां पर गवर्नमेंट कुछ कर सकती है। बिकॉज एक छोटा सा अगर मैं सवाल करूं, मैं खुद IIM में पढ़ चुका हूं। एक पॉइंट पर लोगों को लगता है कि अगर IITs और IIMs में एडमिशन हुआ तो ठीक है, लेकिन उसके बाद कॉलेजेस उस स्टैंडर्ड के उस क्वांटिटी में है नहीं, और स्टेट गवर्नमेंट्स के कॉलेजेस में जो लेवल है वो बहुत ड्रॉप हो जाता है। तो आई थिंक वहां पर एक अपॉर्चुनिटी है दीपक, वेयर यू कैन होल्ड यंग टैलेंट इन द कंट्री। दैट सेड दीपक, हर स्टूडेंट को ये भी ना माने कि वो पढ़ने जा रहा है यूएस। मोस्ट ऑफ द माइग्रेशन टू यूएस एंड यूके इन द नेम ऑफ स्टडी इज एक्चुअली अ विलफुल माइग्रेशन। दे जस्ट वांट टू माइग्रेट, एजुकेशन इज जस्ट अ मीन्स। तो उनको आप रोक नहीं सकते थे। कुछ लोग जाएंगे दीपक, कुछ लोग जाएंगे, लेकिन हमें ये भी मानना चाहिए कि बहुत लोग रहेंगे और उसमें बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं। एब्सोल्युटली, यानी कि हर पक्ष है, ये पलायन का, ये ब्रेन ड्रेन का, विदेशों में बस जाने का हर पक्ष है। इसमें एक कोई लकीर इतना खींचना बड़ा मुश्किल है। एक आखिरी सवाल संक्षेप में, जो शायद मूल सवाल है आज की चर्चा का, अच्छा वो हमने और पर्सपेक्टिव भी छुए, लेकिन एक मूल सवाल, क्या वाकई में ये दुबई और बाकी जो देश हैं जहां पर हमारे जो HNIs हैं उनके ऑफिसेस खुल रहे हैं, वो शायद आगे आने वाले समय में जाएंगे भी, क्या वाकई में दुबई हो गया, दूसरी हो गया, वहां पर टैक्स नियम इतने आसान है कि वहां पे कारोबार करना बहुत ज्यादा आसान है भारत से, या ये सिर्फ बात ये है कि अपॉर्चुनिटी को पहले ग्रैब कर लिया जाए? नहीं, तो वो भी दीपक सही पॉइंट है। आप देखिए, एज अ इंडिविजुअल अगर मैं, और अब तो जुलाई आ रहा है, अगर एज एन इंडिविजुअल अगर मैं इंडिया से पैसा यूएस में भेजता हूं तो वो तो 20% टैक्स होल्ड कर, आज की तारीख में 5% होल्ड किया जाता है। वो 5 भी क्यों किया जाता है, पॉइंट नहीं है, बट ठीक है आप कीजिए। लेकिन जब यहां से पैसा भेजता हूं तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो अगर आप कैपिटल पे कंट्रोल्स डालेंगे तो लोग उसके अराउंड रास्ता ढूंढेंगे, आई थिंक। बट एज एन इंस्टीट्यूशन अगर मैं पैसा ट्रांसफर करता हूं तो फिर वो एज एन FII देन वो आप फुल ट्रांसफर कर सकते हैं। तो यू विल सी दीज हब्स इमर्जिंग, जो सम ऑफ दीज टैक्स फ्रेंडली लोकेशंस, दुबई एंड ऑल, वहां पर फाइनेंशियल वर्ल्ड एटलीस्ट उसके सॉल्यूशंस निकालेगा, एज लॉन्ग एज वो पैरिटी नहीं है बिटवीन इंडिविजुअल एंड FIIs मूविंग मनी। और FIIs पे अगर रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे तो फिर पैसा का फ्लो बंद हो जाएगा। तो अल्टीमेटली ये चक्र है दीपक। आपने ग्लोबल विलेज की बात कही ना, तो अब वी आर इन अ ग्लोबल विलेज। अगर हमारी इकोनॉमी इतने सारे वेल्थ क्रिएटिंग जॉब्स बाहर की कैपिटल और टेक्नोलॉजी पर क्रिएट कर रही है, तो वी कांट से कि हम आपकी कैपिटल लेंगे लेकिन हम जाने नहीं देंगे यहां से। तो आई थिंक कहीं ना कहीं वो उस पर विचार तो करना पड़ेगा दीपक, अदरवाइज यू बिकम अ रिस्ट्रिक्टेड कंट्री, फिर आपके यहाँ कैपिटल आएगी भी नहीं उतनी। इनफैक्ट मैं कहता हूँ इंडियन मार्केट में बहुत कैपिटल आ सकती है, लेकिन वो जो कुछ चीज होल्ड की हुई है वो यही सब रेस्ट्रिक्शंस है और अनप्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ पॉलिसी है, कि पॉलिसी कब चेंज हो जाए और आपका पैसा फंस जाए। यू डोंट वांट टू डू दैट। बिल्कुल, ये मैट्रिक्स बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा सा इस तरह के जो नंबर्स आते हैं, मुझे लगता है कि सरकारों के लिए भी ये थोड़ा सा रुक के होमवर्क करने को प्रेरित करते हैं।
कि भाई क्यों जा रहे हैं, चाहे 1000 भी जा रहे हैं। तो हो सकता है कि इन डेटा के बाद कुछ टैक्स नियमों में कुछ ऐसी बात बने कि हमारे यहाँ ही ऐसा इकोसिस्टम बने कि लोग न जाएं। तो बहुत सारी चीजें हैं, दोनों पक्ष है। बहुत अच्छे से अनुराग आपने हर पक्ष को छुआ, हर पक्ष को रखा, एक बैलेंस्ड बिगर पर्सपेक्टिव में बात हुई। थैंक यू सो मच, वक्त निकाला आपने हमारे दर्शकों के लिए अनुराग सिंह। ये थी हमारी कवर स्टोरी।